अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी सॉल्व करेंगे, जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन बायोलॉजी एंड राइट्स इट्स ब्रांचेस। तो बायोलॉजी क्या होती है? बायोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म उन चीजों को बोलते हैं जो जिंदा रहते हैं, जो सांस लेते हैं, जिनके पास लाइफ होती है। अब उनकी ओरिजिन, देयर ओरिजिन एंड मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, बिहेवियर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो मॉर्फोलॉजी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, फिजियोलॉजी के और बिहेवियर के, मतलब वो किस तरह बिहेव करते हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह किया जाता है। अब फर्स्ट है मॉर्फोलॉजी। अब यही सारी चीजों को हम डिफाइन करेंगे। मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, यानी कि किस सूरत में है, किस तरह दिखते हैं, और लोगोस यानी कि डिस्कोर्स, यानी कि स्टडी। तो द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो एक्सटर्नली जो एनिमल है वो किस तरह दिखता है। मिसाल के तौर पे एक जो फिश है, उसके पास स्केल होंगे, उसके फिन्स होंगे, उसकी टेल होगी, जो सब चीजें उसको स्विम करने में मदद करते हैं। तो ये स्ट्रक्चरली किस तरह दिखता है, यानी कि ऊपर से दूर से देखे तो वो कैसा दिखेगा। उसके बाद है एनाटॉमी। तो एनाट का मतलब होता है पार्ट अप, यानी कि किस टाइप का है, पार्ट है, किसका पार्ट है। और टोम यानी कि कटिंग। कटिंग, तो द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कटिंग देम ओपन, यानी कि जब ऑर्गेनिज्म को कट कर दिया जाता है तो उसके अंदर जो बोन्स होती हैं, जो मसल्स होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, ये सब चीजें जो होती हैं, इनकी स्टडी को जब हम करते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म को कट करने के बाद जो चीजें एक्सपोज होती हैं अंदर की, उनको पढ़ने को हम बोलते हैं एनाटॉमी। उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ने, यानी कि उनके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं उनके बारे में पढ़ने को। उसके बाद है सेल बायोलॉजी। सेल सेल कहते हैं कंपार्टमेंट को, या ब्लॉक को कह लें, बिल्डिंग को। बायोस लाइफ को बोलते हैं, और लोगोस डिस्कोर्स यानी कि स्टडी। द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनिक, यानी कि एक जो सबसे स्मॉलेस्ट जो लाइफ होती है, जो जिससे लाइफ ओरिजिनेट होती है, वो होती है सेल। तो अब सेल के अंदर जो चीजें मौजूद होती हैं उन्हें बोलते हैं ऑर्गेनिल। तो सेल के अंदर जो चीजें मौजूद होती हैं उनको ऑर्गेनिल बोलते हैं। तो और जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, ये सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं। इन सब की स्टडी को बोलते हैं हम सेल बायोलॉजी। उसके बाद है हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी क्या होती है? हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यू, और लोगोस का मतलब होता है डिस्कोर्स यानी कि स्टडी। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, यानी कि वो स्टडी जिसमें हम टिश्यूज, प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल जो होती है, सेल मिलके बनाती है टिश्यूज, टिश्यूज बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलके बनते हैं ऑर्गेनिज्म। तो जो सेल होती है जो मिलके टिश्यूज बनती है, तो प्लांट और एनिमल के अंदर जो टिश्यूज मौजूद होते हैं उनके बारे में जो हम पढ़ाई करते हैं हम उनको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। उसके बाद है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी क्या होती है? फिजिक्स यानी कि नेचर, लोगोस यानी कि डिस्कोर्स मीन्स स्टडी। तो द स्टडी अबाउट फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो स्टडी जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि वो किस तरह काम करते हैं, क्या क्या, जैसे मिसाल के तौर पे लंग्स है, स्टमक है, किडनी है, इन सब के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, ब्रेन हो गया, इन सब को हम फिजियोलॉजी में करते हैं कि वो क्या क्या फंक्शन करते हैं, स्टमक का फंक्शन क्या है, ब्रेन का फंक्शन क्या है, इन सब को हम फिजियोलॉजी में कंसिडर करते हैं। उसके बाद है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी होता है द स्टडी ऑफ द रूल्स, प्रिंसिपल एंड ग्रुपिंग एंड नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जब मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म हो गए, यानी कि फिशेज हो गई, बर्ड्स हो गई, एनिमल्स, मैमल्स हो गए, एम्फीबियंस होते हैं, इन सब के बारे में जो स्टडी होती है, यानी कि इनके बारे में जो पढ़ाई होती है, इनकी ग्रुपिंग होती है, इनको अलग अलग किंगडम्स में कर दिया जाता है, पॉपुलेशन, स्पीशीज, इन सब को हम टेक्सोनॉमी में कवर करते हैं। ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द मेडिकल फील्ड। तो मुस्लिम साइंटिस्ट ने मेडिकल फील्ड में क्या क्या किया उसके बारे में हमने लिखना है। तो फर्स्ट है जाबिर बिन हय्यान। जाबिर बिन हय्यान एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे, अब उनके बारे में हमने लिखना है, जिनकी ADT 722 till 817 AD। He worked in the field of chemistry, but he also wrote number of books on plants and animals, al-nabatat and al-haywan। तो ये जो किताबें थी उन्होंने
प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में लिखी थी, जिनमें अल नबातात और अल हैवान शामिल है, और उसके बारे में ये, उसके अलावा ये केमिस्ट्री के फील्ड में भी लिखते थे। ये बुक्स आपको लाजमी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये एज एन एमसीक्यूज भी आ सकती है। अगला क्वेश्चन है अब्दुल मलिक असमाई। तो उनकी एडी है 741 से 828 एडी। ही वॉज अ ग्रेट जोलॉजिस्ट। तो आपको बता दूं, मैं बायोलॉजी की दो टाइप्स होती हैं, बॉटनी और जोलॉजी। बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं और जोलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो ही वॉज अ ग्रेट जोलॉजिस्ट, यानी कि वो एनिमल्स के बारे में जो लोग लिखते हैं, जो लोग रिसर्च करते हैं, उनको जोलॉजिस्ट बोलते हैं। एंड रोट मेनी बुक्स ऑन एनिमल्स लाइक अल खेल ऑन हॉर्स। अल खेल लिखी थी उन्होंने हॉर्स पर, अल इबिल लिखी थी कैमल पर, और अल शात लिखी थी ऑन चीप, और क्या लिखी थी अल बहूश। ये सारी वो किताबें हैं जो कि उन्होंने लिखी थी अब्दुल मालिक इस्माइल ने एनिमल्स के बारे में। उसके बाद है बू अली सीना। तो बू अली सीना क्या है, 980 till 1037 एडी। ही वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द मुस्लिम साइंटिस्ट एंड कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन। यानी कि क्या है, मुस्लिम साइंटिस्ट, सबसे बड़े मुस्लिम साइंटिस्ट थे, और इनको मेडिसिन का फाउंडर कहा जाता है, यानी कि इन्होंने मेडिसिन की सबसे पहले जो है इसकी पहचान कराई थी। ही आइडेंटिफाइड मेनी डिजीजेस लाइक ट्यूबरकुलोसिस। ही रोट बुक लाइक अल कानून, अल फिल टिप, अल शफा। तो ये जो बुक्स हैं ये इन्होंने लिखी थी वो अली सीना ने। और उसके अलावा इन्होंने बहुत सी डिजीजेज जिनमें ट्यूबरकुलोसिस भी शामिल है उसके बारे में अ, उनको आइडेंटिफाई किया था, यानी कि उनको पहचाना था और लोगों को उसके बारे में बताया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ पॉपुलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिटी। तो पॉपुलेशन कम्युनिटी से कैसे डिफरेंट होती है। पॉपुलेशन एंड कम्युनिटीज आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि पॉपुलेशन और कम्युनिटी क्या होती है, ग्रुप्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के, यानी कि मुख्तलिफ स्पीशीज जो होती है वो मिलकर ये सब बनाती है, स्पीशीज पर डिपेंड करते हैं। अब अगरचे अ पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम एरिया। पॉपुलेशन कहते हैं अगर सेम स्पीशीज जो हो रही हो, सेम स्पीशीज एक एरिया में, सेम एरिया में रह रही हूँ, तो हम उनको बोलेंगे पॉपुलेशन। और अगरचे डिफरेंट स्पीशीज एक एरिया में रह रही हूँ तो हम उनको बोलेंगे कम्युनिटी। तो सिंपल सा पॉइंट है कि पॉपुलेशन बोलते हैं जब सेम स्पीशीज एक एरिया में रह रही हूँ, और अगर डिफरेंट स्पीशीज में एक एरिया में रह रही हूँ तो वो कम्युनिटी होगी। मतलब डिफरेंसेस सेम और डिफरेंट का है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, why species is called as smallest taxonomic level। तो स्पीशीज को स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक लेवल क्यों कहा जाता है। तो a species is considered as the smallest taxonomic level। The species level is the smallest because it is the most specific classification that can be assigned to an organism। यानी कि एक ऐसी जब हम ऑर्गेनिज्म को असाइन करना शुरू करते हैं, तो जब जो सबसे स्मॉलेस्ट जो हम जिनको क्लासिफाई कर सकते हैं वो स्पीशी होती है। यानी कि कैट्स की मुख्तलिफ स्पीशीज होती हैं। तो कैट है वो एक पर्टिकुलर स्पीशीज है, जो सबसे छोटे लेवल पर हम कैट को डिस्क्राइब कर सकते हैं ना, वो कुछ की स्पीशीज के थ्रू कर सकते हैं। लाइक पर्शियन कैट हो गई, मुख्तलिफ किस्म की कैट्स हो गई, जर्मन कैट्स, वट एवर। वाइल हायर टेक्सोनमिक लेवल लाइक जीनस, फैमिली और डेक्स। मतलब कि सबसे छोटा होता है स्पीसीज, उसके अलावा हायर भी आते हैं जिनमें जीनस होता है, फैमिली होता है, ऑर्डर वगैरह शामिल। उसके बाद है मतलब कि स्पीशीज को हमने सबसे छोटा क्लासिफिकेशन, सबसे छोटा जिसके थ्रू डिवीजन हो सकती है उसको कंसिडर करते हैं। उसके बाद है वाई साइनोबैक्टीरिया आर प्लेस्ड इन, वाई साइनोबैक्टीरिया आर प्लेस इन मोनरा। तो साइनोबैक्टीरिया को मोनरा में प्लेस क्यों किया जाता है। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गाई। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गाई आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया उन बैक्टीरिया को कहते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट से लेते हैं और सनलाइट की मदद से उसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। बट दे आर प्लेस अंडर किंगडम मोनेरा। और इनको किंगडम मोनेरा में इसलिए प्लेस किया गया है क्योंकि ये यूनिसेल्युलर, यानी कि ये एक सेल से मिलके बने हैं। मोनेरा में उनको प्लेस करते हैं जो एक सेल से बने। उसके अलावा ये फोटोसिंथेटिक भी हैं। दे शो प्रोकैरियोटिक फीचर्स लाइक लैक ऑफ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यानी कि जो न्यूक्लियस होता है वो पूरी तरह से डेवलप होके बना हुआ नहीं होता। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है, यानी कि इस शेप में होता है, पूरा डेवलप नहीं हुआ वो होता। ठीक है, और तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए हम इनको प्रोकैरियोट में कंसिडर करते हैं। प्रोकैरियोटिक फीचर्स होते हैं इनके पास। अब प्रोकैरियोट के बारे में मैं आपको अगले क्वेश्चन में बताऊंगी। सबसे पहले बस आपको ये याद रखना है कि ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि ये प्लांट की तरह काम करते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जो ऑक्सीजन देते हैं। उसके अलावा ये यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि ये सिंगल सेल होते हैं, इसलिए हम इनको मोनरा में कंसिडर करते हैं। और मोनरा में हम इन्हें इसलिए भी कंसिडर करते हैं क्योंकि प्रोकैरियोटिक फीचर्स होते हैं इनके अंदर, वो फीचर्स भी बताऊंगी मैं। और इसके अलावा इनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, इनका न्यूक्लियस कुछ इस तरह दिखता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? स्मॉलर इन साइज देन द यूकैरियोटिक सेल, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज होता है वो यूकैरियोटिक सेल से छोटा होता है और लार्ज, और इनका जो डायमीटर होता है 1 to 10 नैनोमीटर होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल से बड़े होते हैं और इनका डायमीटर क्या होता है 5 to 100 नैनोमीटर। अगला है जो क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स छोटे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर जो ये प्रोकैरियोटिक सेल हो गया। अब इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, यानी कि उसके ऊपर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। अब ये है तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो भी एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होगा, तो इसलिए क्या है? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल क्यों है? क्योंकि ये न्यूक्लियस सराउंडेड है मेम्ब्रेन से, और प्रोकैरियोटिक में ये मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है। द क्रोमोसोम इज सिंगुलर, यानी कि क्रोमोसोम सिर्फ एक होता है। क्या होता है? एक, एक होता है, बस एक। उसके अलावा क्या है? मोर देन वन क्रोमोसोम आर प्रेजेंट। अब यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? बहुत सारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक ह्यूमंस हो गए तो उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगला है कि द न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेरी वेल डिफाइंड एंड इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड, यानी कि जो ये न्यूक्लियर रीजन है ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसको हम न्यूक्लियोइड बोलेंगे। प्रोकैरियोट में जो न्यूक्लियस होता है हम उसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं होता। और यूकैरियोट क्या होता है? द न्यूक्लियर रीजन इज वेल डिफाइंड इन फॉर्म ऑफ सेपरेट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड न्यूक्लियस, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है, उसको मेम्ब्रेन बाउंड हो रही होती है, यानी कि मेम्ब्रेन ने उसको सराउंड किया हुआ होता है, जैसे वो यूकैरियोटिक होता है। इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जैसे कि स्मॉलर साइज होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, वो जो होते हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। उसके अलावा क्या होती है? क्रोमोसोम एक मौजूद होता है। उसके अलावा जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता और वो भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, व्हाई माइटोसिस इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ, यानी कि माइटोसिस जो होती है वो ग्रोथ के लिए नेसेसरी क्यों होती है? मिसाल के तौर पे ये है हो गई एक सेल। अब ये माइटोसिस होगा तो क्या होगा? ये सेल जो होगी ये दो में डिवाइड हो जाएगी और इनकी करेक्टरिस्टिक सेम। अब मैं आपको आगे बताती हूँ व्हाई माइटोसिस इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ। तो माइटोसिस इज अ वे ऑफ मेकिंग मोर सेल दैट आर जेनेटिकली द सेम एज पेरेंट सेल, यानी कि माइटोसिस में क्या होगा? अगरचे ये पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल है तो ये डिवाइड हो जाएगा डॉटर सेल में, और इनके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी वो बिल्कुल सेम होगी। इट प्लेस एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज, और जब एम्ब्रियो बन जाता है, यानी कि एक बार एम्ब्रियो बन गया फर्टिलाइजेशन के बाद, तो क्या होगा? वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड हो गए। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि हम जब छोटे होते हैं फिर ग्रेजुअली हम बड़े होना शुरू होते हैं तो हमारी जो ग्रोथ हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है, यानी कि हमारे मसल्स डेवलप हो रहे होते हैं, हमारी बोन्स बड़ी हो रही होती है, ये सब आती है ग्रोथ में, और ये माइटोसिस के थ्रू होता है। आर बॉडीज एज वेल, माइटोसिस प्रोड्यूसेस न्यू सेल एंड रिप्लेसेस सेल्स दैट आर ओल्ड लॉस्ट और डैमेज्ड। तो माइटोसिस क्या करता है? न्यू सेल बनाता है और रिप्लेस कर देता है पुरानी सेल को जो कि खराब हो चुकी है। बॉडी जो हमारी कंटिन्यूसली माइटोसिस कर रही होती है और सेल जो होती है रिप्लेस कर रही होती है और ज्यादा से ज्यादा और सेल्स बन रहे होते हैं। उसके अलावा क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। तो एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक इन नेचर क्यों होते हैं? तो एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, यानी कि हर एंजाइम दूसरे एंजाइम से अलग होता है, हर का एंजाइम का एक अलग अलग फंक्शन होता है। मिसाल के तौर पे ये एंजाइम हो गया। अब एंजाइम के अंदर ये एक्टिव साइट होता है, और एक्टिव साइट जो होता है वो उसको एक अलग बनाता है। अब अगरचे एक्टिव साइट ट्राइंगल है और ये है सबस्ट्रेट, तो जो सबस्ट्रेट होता है वो एक्टिव साइट के अंदर जाता है और
इनिशिएट करता है प्रोसेस को, यानी कि प्रोसेस शुरू होता है। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक बिकॉज डिफरेंट एंजाइम हैव डिफरेंट शेप एक्टिव साइट, यानी कि एंजाइम के अंदर जो एक्टिव साइट होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। द शेप ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द शेप स्पेसिफिक सबस्ट्रेट क्लोज सबस्ट्रेट, यानी कि जो एक्टिव साइट का जो शेप होता है वो और जो सबस्ट्रेट का शेप होता है वो सेम होता है, ताकि ये आराम से इसके अंदर फिट हो जाए और प्रोसेस हो पाए। अ सबस्ट्रेट ऑन विच एंजाइम एक्ट, जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करता है। ये एंजाइम है तो ये सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करेगा। तो अब हर सबस्ट्रेट का अलग अलग फंक्शन होता है, हर एंजाइम का अलग अलग फंक्शन होता है। तो जब सबस्ट्रेट उससे जाके अटैच होता है तो फंक्शन स्टार्ट होता है। अ सब्सटेंस ऑन विच एंजाइम एक्ट, जो अब आगे चलते हैं, दिस मीन्स दे आर द करेक्ट शेप टू फिट टुगेदर, यानी कि जो करेक्ट शेप होता है सबस्ट्रेट का, अगर जब वो सेम होगा तो ही प्रोसेस स्टार्ट हो पाएगा, इनिशिएट हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है वो उसको एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक देता है, यानी कि उसको एक अलग बनाता है। और जो सबस्ट्रेट होता है वो जो होता है वो जाके अटैच होता है एक्टिव साइट से और प्रोसेस शुरू होता है। अगला है हाउ एसिडिक फॉर्म। तो ऐसे जो एक्टिव साइट होता है और सबस्ट्रेट, इन चीजों को आपने याद रखना है कि सबस्ट्रेट का क्या फंक्शन होता है और एक्टिव साइट का क्या फंक्शन होता है। अगला है हाउ कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो टेम्परेचर, अर्थ के टेम्परेचर को किस तरह मेंटेन रखता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि ये अर्थ है, ये अर्थ हो गई और इसके अंदर मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है जो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है हीट को। जब हीट आती है सन से तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। और क्या करती है, अनलाइक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी होता है, लेकिन वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते, विच मेक्स अप मोस्ट ऑफ आर एटमोसफेयर, जो कि सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते। अब क्या होता है, इस तरह जब रात को जब सर्दी हो जाए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ब्लॉक ना करे, ग्रीन हाउस गैसेस ऑब्जॉर्ब हीट रेडिएटिंग फ्रॉम द अर्थ सर्फेस एंड वी रिलीज इट इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार हीट को एब्जॉर्ब करता है और उसको इस तरह से रिलीज करता है हर डायरेक्शन से, इंक्लूडिंग बैक टूवर्ड्स अर्थ सर्फेस, और अर्थ की तरफ भी वापस लेकर आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फंक्शन क्या होता है, हीट को ब्लॉक करना और टेम्परेचर को सेम रखना अर्थ में, ताकि बहुत ज्यादा सर्दी ना हो पाए। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस होती है, उसके अलावा वो किस तरह से हीट को एब्जॉर्ब करती है और रेडिएट करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ एसिडिक फर्मेंटेशन इज हार्मफुल। तो एसिडिक फर्मेंटेशन हार्मफुल क्यों है। एसिडिक फर्मेंटेशन, द टॉक्सिसिटी ऑफ द फर्मेंटेशन एसिड एट लो पीएच आर ट्रेडिशनली एक्सप्लेन्ड बाय अनकपल्ड मैकेनिज्म, यानी कि जो फर्मेंटेशन होती है एसिड की, इसका पीएच लो होता है। एसिड का आपको पता है कि पीएच लो होता है, तो वो अब ट्रेडिशनली फर्मेंटेशन किस तरह की जाती है और वो क्यों हार्मफुल होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अनडिसोसिएटेड फर्मेंटेशन एसिड कैन पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड डिसोसिएट इन मोर एल्केनाइन इंटीरियर, यानी कि जो वो हार्मफुल एसिडिक फर्मेंटेशन के थ्रू जो चीज बनती है वो सेल मेम्ब्रेन को आराम से पास कर लेती है। बट देयर इज लिटिल एविडेंस दैट देयर एक्ट इन साइक्लिक मैनर टू डेसिमेट प्रोटोनोमिक फोर्सेस, यानी कि क्या होता है, ये हमारे लिए हार्मफुल इसीलिए होता है क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि ये हीट वो जो सेल मेम्ब्रेन एब्जॉर्ब कर लेती है तो वो हमारी सिस्टम्स को डिस्टर्ब कर सकती है, कैन पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड डिसोसिएट इन द मोर एल्कलाइन इंटीरियर। ये चीज आपने याद रखी। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई फर्टिलाइजर्स आर नेसेसरी फॉर प्लांट। तो फर्टिलाइजर्स प्लांट के लिए नेसेसरी क्यों होते हैं। टू ग्रो हेल्दी क्रॉप फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स फार्मर नीड टू इंश्योर दे हैव हेल्दी सॉइल, यानी कि एक हेल्दी क्रॉप को उगाने के लिए फार्मर्स के लिए जरूरी है कि वो उसकी जो सॉइल है उसको हेल्दी रखे, उसके अंदर मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स हो, जमीन जरखेज हो, ताकि पौधे भी जरखेज पैदा हो। विदाउट फर्टिलाइजर नेचर स्ट्रगल्स टू रिप्लेस द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, अगरचे फर्टिलाइजर ना हो तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो
सॉइल में नहीं रह पाते, और क्या होता है, प्लांट जो होता है वो जल्दी ग्रो नहीं होता। व्हेन क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, यानी कि जब क्रॉप्स रिमूव हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आर रिमूव फ्रॉम द सॉइल, यानी कि जब क्रॉप को हम निकाल लेते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल से अब्जॉर्ब करके प्लांट को मिले थे, और फिर जो वो अ, अ, जो लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को मिले थे वो तो हमने निकाल लिए, तो अब न्यूट्रिएंट्स उनको कैसे मिलेंगे? तो उस न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने के लिए हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, बिकॉज दे फॉलो द क्रॉप एंड एंड अप इन द डिनर टेबल। Why fats are called most efficient form of food? तो फैट को हम मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ फूड क्यों बोलते हैं? फैट्स आर द स्लोएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी बट द मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट फॉर्म ऑफ फूड। यानी कि फैट क्या होता है? सबसे स्लोएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, यानी कि सबसे स्लो एनर्जी जो होती है वो देता है, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी भी वही देता है, यानी कि एनर्जी एफिशिएंट फॉर्म ऑफ फूड, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी फैट देता है। अब आगे चलते हैं। ईच ग्राम ऑफ फैट सप्लाइज द बॉडी विद अबाउट 9 कैलोरीज मोर देन ट्वाइस सप्लाइड बाय प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, यानी कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बहुत कम कैलोरीज देता है फैट, इवन 9 कैलोरीज देता है, जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा है। बिकॉज फैट आर सच एन एफिशिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, द बॉडी स्टोर्स एनी एक्सेस एनर्जी एज वेल, यानी कि जो एक्सेस बची हुई एनर्जी होती है, जो हमने खाना खाया, अब हमारी एनर्जी यूटिलाइज नहीं हुई, तो वो उसको किस तरह स्टोर करेगा? फैट के फॉर्म में स्टोर करेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। डिफाइन टैक्सोनॉमी एंड होमोलोगस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो टैक्सोनॉमी क्या होती है? बायोलॉजिस्ट classified the organism in order to make them study easily. So the science of classification is called taxonomy. तो यानी कि टैक्सोनॉमी एक ऐसी स्टडी को बोलते हैं जिसमें बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म हो गए, यानी कि प्लांट्स हो गए, फिशेज हो गई, मैमल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, ये सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। अब इनको अलग अलग करके एक अलग अलग ग्रुप्स बनाना, एक अलग किंगडम में बनाना, फाइलम में इनको क्लासिफाई करना, ये सब काम कौन करता है? टैक्सोनॉमी में जो स्टडी होती है उसमें की जाता है। उसके बाद है होमोलोगस। तो होमोलोगस क्या होता है? उन चीजों को बोलते हैं जो कि स्ट्रक्चर जिनका सेम हो लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो, यानी कि स्ट्रक्चरी एंड वो कैट्स के भी जो फ्रंट टोज होते हैं वो हो गए, फिशेज हो गई, ह्यूमन हैंड्स हो गए, ये सारे स्ट्रक्चरी तो सेम होते हैं लेकिन इनके फंक्शन डिफरेंट होता है। सब फिशेस में जो होते हैं वो स्विमिंग में हेल्प करेंगे, ह्यूमन में मुख्तलिफ काम करने में हेल्प करेंगे। तो ये हो गया होमोलोगस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। डिफाइन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है? द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीशीज। तो जो सबसे छोटा जो जिसके थ्रू हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो होता है स्पीशीज। स्पीशीज में क्या होता है? टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद अ फंडामेंटल सिमिलैरिटी एज अ स्पीशीज, यानी कि स्पीशीज में क्या होता है कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, यानी कि डियर हो गए, मुख्तलिफ कैट्स की मुख्तलिफ स्पीशीज हो गई, डॉग्स की हो गई। अब ये जो स्पीशीज जो सबसे छोटे पैमाने पर जिनको हम ग्रुपिंग करते हैं ना, वो कहलाती है स्पीशीज। सिंपल हम ये कह सकते हैं सबसे छोटे पैमाने पर। जो बड़े पैमाने पर होते हैं उसमें मुख्तलिफ आ जाते हैं, जेनरा और फैमिली वगैरह। ठीक है, तो हमें सबसे छोटे पे अगर हमसे पूछे तो हम क्या जवाब देंगे? स्पीशीज। अब हम अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकल्लाह।